साथियों नमस्कार। ना किसी का छोड़ा हुआ मिले, ना किसी से छीना हुआ मिले, मुझे तो मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। यह भी नहीं मिला तो कोई गम नहीं, मुझे तो मेरी मेहनत का किया हुआ मिले, मुझे तो मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। साथियों, एग्रियंस क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, ज्ञात रहे मैंने पिछली क्लास में आपको समास पढ़ाया था। आज हम चलेंगे संधि की ओर। हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संधि। मित्रों, हम सभी संधि से डरते हैं। कारण यह है कि छोटी क्लासों में हम सोचते थे कि संधि इजी नहीं है, संधि हार्ड पड़ती है या संधि विच्छेद अच्छी तरह से हमें आते नहीं है। मित्रों, अपनी भावना गलत है। एक बार हम ध्यान से संधि को पढ़ ले तो हमारे लिए कभी भी संधि गलत नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं संधि के। आपको पता होना चाहिए संधि से आपके उपसर्ग क्लियर हो सकते हैं, प्रत्यय क्लियर हो सकते हैं और संधि विच्छेद से आपके युग्म शब्द भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। उसमें आपको उन चीज़ों को भी नोट करना है, जैसे मैं युग्म शब्द पढ़ाऊं, साथ में किन्हीं शब्दों का अर्थ बताऊं, उनको भी आपको अलग से नोट करना है। तो चलो मित्रों, हम चलते हैं संधि की ओर। मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, संधि का खुद का संधि विच्छेद क्या होता है। मित्रों, इसमें सम आ जाएगा आपके उपसर्ग और दी आ जाएगा आपके मूल शब्द। सम धन धी, सम आ जाएगा उपसर्ग और दी हो जाएगा आपके मूल शब्द। अब आपको मित्रों कोई पूछ ले कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मित्रों, मैंने आपको समास का विलोम शब्द बताया था, व्यास, याद होना चाहिए आपको। उसके बाद संधि का विलोम शब्द होता है, सबसे पहला ऑप्शन में मिलेगा आपको विग्रह। क्या मिलेगा? विग्रह। सबसे पहले आपको विग्रह मिल जाए तो ऑप्शन में प्राथमिकता किसको देनी है? विग्रह को। और यदि आपको ऑप्शन में विग्रह नहीं मिले तो द्वितीय स्थान पर किसको रखना है? विच्छेद को। मतलब यह हुआ कि मित्रों, आपको एग्जाम में पूछेगा कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है, तो राइट किसको करना है? विग्रह को। यदि विग्रह आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो राइट किसको करोगे? विच्छेद को करोगे। किसको करोगे? विच्छेद को। अब बात आती है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मित्रों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलना। क्या मतलब होता है? मेल या मिलना। मित्रों, एक चीज का ध्यान रखना, समास में मैंने बताया था कि शब्दों को इकट्ठा करना या मिलाना उसे क्या कहते हैं? समास। मतलब पदों को मिलाना उसे कहते हैं समास। लेकिन संधि की परिभाषा ये होती है कि वर्णों को मिलाना है, अक्षरों को मिलाना है, तो क्या बनेगी? संधि बनेगी। क्या बनेगी? संधि। संधि का वैसे मतलब भी होता है मेल या मिलना। मैंने यहाँ पर संधि का संधि विच्छेद करवाया था, सम धन धी। सम का मतलब होता है अच्छी तरह से और धी का मतलब होता है मिलना। क्या मतलब होता है? मिलना। तो इसका टोटली कुल मतलब ये हो जाएगा अच्छी तरह से मिलना। और शाब्दिक अर्थ भी क्या आ रहा है? मेल या मिलना। और संधि की आपको परिभाषा पूछ ले तो क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हो। क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। वर्णों का मेल करना है। वर्ण का मतलब यहाँ पर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। अब मित्रों, बात आती है विकार की। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या मतलब होता है? परिवर्तन। जब दो शब्दों को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो जो वर्णों में या आपके स्वरों में परिवर्तन आएगा उसे बोलते हैं विकार। क्या कहते हैं? विकार। अब बात आती है कि संधि किन किन में होती है। मित्रों, आपको पता है कि हम करते हैं संधि विच्छेद। क्या करते हैं? संधि विच्छेद। इस प्लस या धन से पहले एक होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। तथा प्लस या धन के बाद में जो पद होता है उसे बोलते हैं द्वितीय पद। क्या कहते हैं? द्वितीय पद। ये हो जाएगा पहला पद।
या मैं बोलूं प्रथम पद, क्या हो जाएगा प्रथम पद, या मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि बायां पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा बायां पद, और या मैं इसको बोल सकता हूं पूर्व पद, क्या बोल सकता हूं पूर्व पद। प्लस से पहले वाला पहला पद या प्रथम पद या बायां पद या पूर्व पद, और प्लस के बाद वाला इसमें हो जाएगा दूसरा पद, या हो जाएगा द्वितीय पद, या हो जाएगा आपके दाया पद, या हो जाएगा परपद। अब देखो मित्रों संधि किनमें होती है, ध्यान रखना प्रथम पद के अंतिम वाला वर्ण, प्रथम पद के अंतिम वाला वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में हमेशा होती है संधि। किसमें हो जाएगी, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में तथा द्वितीय पद के पहले वर्ण में हमेशा क्या हो जाएगी संधि। अब इन दोनों को मिलाने पर जो वर्णों में विकार उत्पन्न होगा उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं संधि। अब देखो परिभाषा, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण, मैंने क्या बताया था, प्रथम पद के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल के ध्वनि परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं संधि। मित्रों हमेशा एक ही बात ध्यान रखना, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को मिलाने से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे संधि। क्या कहते हैं संधि। और संधि का शाब्दिक अर्थ होता मेल या मिलना। क्या कहते हैं मेल या मिलना। अब देखो मित्रों बात आती है उदाहरण की, कैसे होगी देखो, मिटा देते हैं इसको। देखो जैसे शब्द आया राम धन अवतार, कौन सा शब्द आया राम धन अवतार। अब हम इसका करेंगे मेल, मेल यानी हम बनाएंगे इसका संधि युक्त शब्द। शब्द आया सबसे पहले राम। अब मित्रों आपको ध्यान रखना प्रथम पद ये है राम है प्रथम पद और अवतार क्या है द्वितीय पद। संधि किसमें होगी, प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में क्या हो जाएगी संधि। यहाँ पर प्रथम पद क्या आ रहा है राम, क्या आ रहा है राम। अब मैंने क्या बताया था मित्रों, प्रथम पद के अंतिम वर्ण, यहाँ पर अंतिम वर्ण कौन सा है मैं, क्या है मैं। अब देखो मैं का हम विभाजन कैसे करेंगे, आधा में यानी में हो जाएगा आपका व्यंजन और साथ में ए स्वर जुड़ा हुआ है। अब देखो राम का मैं टुकड़ा करूं तो सबसे पहले आ गया रा, उसके बाद आ गया आधा में, उसके बाद क्या आ गया ए, अलग अलग कर दिया और आगे आ रखा है प्लस, उसके बाद क्या आ रखा ए धन वतार। अब मैंने क्या बताया था, प्रथम वर्ण के अंतिम, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को हम क्या करेंगे मिलाएंगे। अब देखो इधर तो सीधा सीधा रा आधा और आधा में हो गया और ए धन ए बराबर होता है आ दीर्घ संधि का, तो ए धन ए बराबर क्या हो जाएगा आ और वापस क्या लिख देंगे वतार, क्या लिख देंगे वतार। अब इनको वापस मिलाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा रामावतार, क्या बन जाएगा रामावतार। राम का अवतार होता है उसे क्या कहते हैं रामावतार। तो मित्रों हमने क्या सीखा, प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मिलाने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हमेशा क्या कहेंगे संधि। इसी प्रकार शब्द आया मूर्धन अरि। मूर एक दैत्य का नाम था, किसका नाम था दैत्य यानी राक्षस का नाम, राक्षस। और अरि का मतलब होता है दुश्मन, क्या मतलब होता है दुश्मन। मूर्धन अरि, मूर नाम के राक्षस का दुश्मन कौन था, कौन था बताइए मित्रों, श्री कृष्ण भगवान। कौन हो जाएंगे श्री कृष्ण भगवान। मूर्धन अरि प्रथम पद के अंत में आ रहा है ए तथा द्वितीय पद के शुरुआत में क्या आ रहा है ए, दोनों मिलकर बनेंगे आ, क्या बनेंगे आ दीर्घ संधि। मूर्धन अरि शब्द बन जाएगा मुरारी, क्या बन जाएगा मुरारी। मुरारी किसका पर्यायवाची होगा, मुरारी श्री कृष्ण भगवान का पर्यायवाची होता है।
अब देखिए मित्रों, संधि कितने प्रकार की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, संधि मित्रों आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली संधि कौन सी होती है मित्रों? सबसे पहली संधि होती है स्वर संधि। कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट संधि होती है स्वर संधि, और अधिकतर विद्यार्थियों के क्वेश्चन गलत होते हैं स्वर संधि से रिलेटेड। लेकिन मैं मित्रों आपको बहुत ही अलग तरीके से संधि पढ़ाऊंगा, स्वर संधि, जो आपके कभी भी गलत नहीं होगी। लास्ट में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। एक बार देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। सबसे पहली संधि होती है स्वर संधि, और दूसरी संधि कौन सी होती है मित्रों? व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। और तीसरी संधि कौन सी होती है मित्रों? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। मित्रों आपको ये तीनों के तीनों नाम क्रम से याद होने चाहिए। पहली संधि कौन सी? स्वर संधि। दूसरी संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि। और तीसरी संधि कौन सी होती है? विसर्ग संधि। अब देखो मित्रों, आपको एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है। 3 ऑप्शन तो ये दे दिया आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको अव्ययी भाव या कर्मधारय, एक समास का प्रकार दे देगा। तो उसमें राइट कौन सा करना है? नंबर 4 वाला कि कर्मधारय या अव्ययी भाव संधि का प्रकार नहीं है। या ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संधि का प्रकार है। तो ये आपको क्रम से याद होनी चाहिए। सबसे पहली संधि स्वर संधि, दूसरी संधि कौन सी? व्यंजन संधि, और तीसरी संधि कौन सी होती है मित्रों? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। अब देखो मित्रों, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, मैंने यहाँ पर लिखा है व्यंजन। क्या लिखा है? व्यंजन। अब जो ये ऊपर बिंदी आई है जिसको हम बोलते हैं अनुस्वार, क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब ये बिंदी कहां पर आएगी? जे के ऊपर आएगी या ये के ऊपर आएगी? ये बताइए मुझे आप तो, कि बिंदी वास्तव में आनी कहां चाहिए? ये के ऊपर आएगी या जे के ऊपर आएगी? मित्रों इसका एक छोटा सा नियम होता है। क्या नियम होता है? लिख लीजिए, अलग से नोट कर लीजिए इसको। लिखो, जिस वर्ण पर अनुस्वार लगता है तो उस अनुस्वार का उच्चारण संबंधित वर्ण के बाद में होता है। बहुत ही आसान सी चीज बताइए मैंने। जिस वर्ण पर अनुस्वार लगता है तो अनुस्वार का उच्चारण संबंधित वर्ण के बाद में होगा। मैंने यहाँ पर लिखवाया है कि आपके य के ऊपर क्या आ रखा है? अनुस्वार, और अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, और इधर मैंने बात कौन सी लिखाई है? बाद में। इसका मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि इस बिंदी का उच्चारण हमेशा ये के बाद में होगा। क्या होगा? य के बाद में। हम बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। पहले आधा वे, उसके बाद में य, उसके बाद में हम उच्चारण में आधा ने बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदी का उच्चारण होगा बाद में। कहाँ होगा? बिंदी का मतलब सीधा बाद में। जैसे शब्द लिखूं मैं आतंक, कौन सा शब्द लिखूं? आतंक। अब पढ़ने में क्या आ रहा है? पहले तो आ गया आ, उसके बाद में ते, उसके बाद बोलने में आधा ने आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? के। बोलने में ये आ रहा है कि आतंक, ते के बाद में आधा ने आ रहा है। तो इसका मतलब इस बिंदी का उच्चारण कब होगा? ते के बाद में होगा। नियम क्या हो गया? जिस वर्ण पर अनुस्वार लगता है तो उस अनुस्वार का उच्चारण संबंधित वर्ण के बाद में होगा। मतलब इस बिंदी का उच्चारण ते के क्या होगा? बाद में। याद रह जाएगा मित्रों। इसलिए यहाँ पर बिंदी या अनुस्वार कहाँ पर आएगा? ये के ऊपर आएगा। कहाँ पर आएगा? ये पर। मित्रों एक इंपॉर्टेंट चीज और, युग्म शब्द। एक शब्द होता है व्यंजन। कौन सा शब्द होता है? व्यंजन। और एक शब्द होता है व्यंजन।
यहाँ पर ऊपर वाले में आपके अनुस्वार है लेकिन नीचे वाले में अनुस्वार नहीं है। इनका क्या मतलब होता है मित्रों? ऊपर वाले व्यंजन के टोटल 3 मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं मित्रों? 3। सबसे पहला नाम, यह एक प्रकार की संधि होती है। व्यंजन के आपको कोई 3 अर्थ पूछ ले, कौन कौन से होंगे? सबसे पहला एक प्रकार की संधि, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या होती है? संधि। दूसरा व्यंजन यानी खाने का पदार्थ, क्या हो जाएगा? खाने का पदार्थ। हम बोलते हैं ना वहां पर तरह तरह के व्यंजन थे, मतलब व्यंजन का मतलब होता है खाने का पदार्थ। कितने मतलब बता दिए? 2। सबसे पहला व्यंजन एक प्रकार की संधि, दूसरा खाने का पदार्थ, और तीसरा एक प्रकार का वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण, व्यंजन और स्वर वाला। तो व्यंजन के हो गए 3 मतलब, और इस व्यंजन बिना बिंदी यानी बिना अनुस्वार वाला, तो व्यंजन का मतलब होता है पंखा। क्या मतलब होता है मित्रों? मोस्ट इंपोर्टेंट, आरपीएससी में आ चुका है। व्यंजन का मतलब क्या होता है? पंखा। अब चलते हैं आगे की ओर। मित्रों मैंने आपको बताया संधि 3 प्रकार की। पहली संधि स्वर संधि, दूसरी संधि व्यंजन संधि, और तीसरी संधि कौन सी होती है मित्रों? विसर्ग संधि। अब चलते हैं स्वर संधि की ओर। कहाँ चलते हैं? पहली संधि स्वर संधि। अब मैंने आपको यह बताया था कि संधि की परिभाषा 2 वर्णों का मेल करना है, लेकिन स्वर संधि में आपको 2 स्वरों का मेल करना है। तो संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। बिल्कुल आसान। संधि में तो वर्णों का मेल, लेकिन स्वर संधि में स्वरों का मेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वरों का मेल। मतलब परिभाषा यह हो गई कि प्रथम पद के अंत में आपको स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर। तथा द्वितीय पद के शुरुआत में भी आपको क्या मिलेगा? स्वर। इन दोनों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। मतलब ये हुआ कि केवल स्वरों का क्या होगा? आपके मेल या मिलाप होगा, उसे स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द के अंत में केवल स्वर हो, प्रथम पद के अंत में आपको केवल स्वर मिलेगा, तथा दूसरे पद के शुरुआत में स्वर के परस्पर मेल से जो ध्वनि परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मित्रों याद रह जाएगा, स्वरों का जो मिलाप होगा उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल आसान, याद करने की आवश्यकता नहीं। अब चलते हैं आगे स्वर संधि के प्रकार। मित्रों मैंने बताया था कि स्वर संधि इंपॉर्टेंट संधि है। देखने मात्र से ही आप पता लगा लोगे कि इसमें स्वर संधि का कौन सा प्रकार होगा, लेकिन आपको करना क्या है? ध्यान आगे रखना है। अब मित्रों स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। लिख लीजिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, यानी स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5। पहला प्रकार दीर्घ संधि। कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि। मित्रों ध्यान रखना, दीर्घ में आपको ई की मात्रा बड़ी करनी है, संधि में आपको ई की मात्रा छोटी रखनी है। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? गुण संधि। कौन सा हो जाएगा? गुण संधि। गुण में आपको उ की मात्रा छोटी करनी है। तीसरी संधि कौन सी होती है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। और चौथी संधि कौन सी हो जाएगी मित्रों? यण संधि। यण में आपको नीचे हलंत लगाना है, चौथी संधि हो जाएगी यण संधि। और 5वीं संधि कौन सी होती है मित्रों? अयादि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। अब आपको यह ध्यान रखना है कि संधि को तो आपने क्रम वाइज याद कर लिया, पहली स्वर, दूसरी व्यंजन, तीसरी विसर्ग। इसी प्रकार स्वर संधि को भी क्रम से याद रखना है। स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि, दूसरा प्रकार गुण संधि, और तीसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि, और चौथा प्रकार हो जाएगा आपकी यण संधि, और 5वां कौन सा हो जाएगा? अयादि संधि। क्रम वाइज याद रह जाएंगे मित्रों। यदि आपको क्रम वाइज याद नहीं रहते हैं तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। बतानी चाहिए या नहीं चाहिए? देख लीजिए।
सबसे पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कितने अक्षर हैं? 2। गुण संधि में कितने अक्षर हैं? 2। वृद्धि संधि में कितने अक्षर हैं? 2। यण संधि में कितने अक्षर हैं? 2। और अयादि संधि में कितने अक्षर है मित्रों? 3। इसका मतलब यह हो गया कि 3 अक्षरों वाली संधि सबसे बड़ी, सबसे नीचे। आपको यह ध्यान रखना है कि 3 अक्षरों की संधि सबसे बड़ी और सबसे नीचे आ जाएगी। अब बची कितनी? 4। कितनी? 4। ये सारी की सारी 2-2 अक्षरों की है। कितने अक्षरों की है? 2-2 अक्षरों की। अब देखो, दीर्घ की शुरुआत होती है डी से। ABCD में हम लेवे तो दीर्घ की शुरुआत होती है डी से। किससे होती है? डी से। और गुण की शुरुआत किससे होती है? जी से। वृद्धि की शुरुआत किससे होती है? वी से। और यण की शुरुआत किससे होती है? वाई से। अयादि को वापस लेना नहीं है क्योंकि ये 3 अक्षरों की है, इसलिए सबसे नीचे आ जाएगी। कहाँ जाएगी? सबसे नीचे। अब मित्रों डी के बाद क्या आता है? जी। जी के बाद क्या आता है मित्रों? वी। और वी के बाद क्या आता है? वाई। इस प्रकार हम इसको क्रमानुसार जमा देंगे। डी के बाद जी, जी के बाद वी और वी के बाद वाई। 3 अक्षरों की संधि सबसे बड़ी, अयादि संधि सबसे नीचे। याद हो जाएगा मित्रों? चलो आगे चलते हैं। दीर्घ संधि के 4 नियम। अब देखेंगे कि दीर्घ संधि में कितने नियम होते हैं। दीर्घ संधि के नियम देखने से पहले हम देखेंगे कि स्वर कितने होते हैं। सबसे पहली चीज, स्वर सबको पता है, फिर भी मैं आपको एक बार वापस लिखवा देता हूं। मित्रों कितने में कितने स्वर होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, उससे आपको दीर्घ संधि के नियम याद हो जाएंगे। बहुत आसान है दीर्घ संधि। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि। मतलब स्वर कौन से आएंगे? इसमें सारे के सारे दीर्घ आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? दीर्घ स्वर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। टोटल 11 होते हैं हिंदी में। आ, ई, ऊ, री, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ। अब देख लीजिए मित्रों, आपको मैं बता रहा हूं कि दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि बता रहा हूं? दीर्घ स्वर संधि। इसमें आपको टोटल 4 नियम सीखने होंगे। इस दीर्घ स्वर संधि में आपको मिलेगा आ। क्या मिलेगा? आ। और आपको मिलेगा ई, आपको मिलेगा ऊ और आपको मिलेगा री। मतलब संधि युक्त शब्दों में आपको आ की मात्रा बड़ी मिल जाए, ई की मात्रा बड़ी मिल जाए, ऊ की मात्रा बड़ी मिल जाए और री मिल जाए तो संधि कौन सी कर दोगे? दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहली चीज आपको स्वर का ज्ञान होना चाहिए। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। और उसके बाद 4 आपको स्वरों का ध्यान रखना है। दीर्घ संधि में आ बड़ा होगा, ई बड़ा होगा, ऊ बड़ा होगा और री आएगा। इनसे जो शब्द बनेंगे वो किस में आ जाएंगे? आपके दीर्घ स्वर संधि में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे मित्रों? दीर्घ स्वर संधि में। अब देखो ये सारे शब्द कैसे बनेंगे, इनका भी एक बार नॉलेज ले लेते हैं। अब देखो यहां पर पहला नियम आ जाएगा आ का, दूसरा नियम कौन सा आ जाएगा? बड़ी ई का। और तीसरा नियम कौन सा आ जाएगा? ऊ का। और चौथा नियम आ जाएगा मित्रों आपके रे का। अब देखो आपका, जैसे एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, हिमालय। कौन सा शब्द लिया मैंने? हिमालय। अब सबसे बड़ी चीज, अब आपको यहां पर आ की मात्रा दिखाई दे रही है। किसकी मात्रा दिखाई दे रही है? आ की। अब मैंने क्या बताया था कि संधि युक्त शब्द में या तो आपको आ मिल जाए
बड़ी ई मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए और री मिल जाए तो उसमें कौन सी संधि होगी मित्रों? दीर्घ संधि। अब देखो हिमालय में हिमा आ की मात्रा आ रही है, जब आ की मात्रा आ रही है तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। अब ये सारे के सारे स्वर कौन से हैं? दीर्घ है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ है तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर आ की मात्रा बड़ी आ रही है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिम धन आले। क्या हो जाएगा? हिम धन आले। इधर से आ जाएगा ए और दूसरे पद के शुरुआत में आ जाएगा आ, दोनों मिलकर वापस क्या बनेंगे? आ। तो वापस यहाँ पर क्या बन रहा है? आ। तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। अब देखो आ के नियम कैसे बनते हैं? आ की कंडीशन 4 स्थितियों में बन सकती है। कैसे? देखो आपको या तो प्रथम पद के अंत में ए मिल सकता है तथा दूसरे पद की शुरुआत में ए मिल सकता है, तो वापस इन दोनों की आप संधि करोगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा। मतलब संधि युक्त शब्द में आपके क्या आ जाएगा? आ की मात्रा। दूसरी स्थिति क्या आ सकती है? प्रथम पद के अंत में ए आ सकता है तथा दूसरे पद के शुरुआत में क्या आ सकता है? आ। तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ। और तीसरी स्थिति यह आ सकती है कि प्रथम पद के अंत में आ तथा दूसरे पद के शुरुआत में ए आ जाएगा, दोनों को मिलाकर क्या बना देंगे? आ बना देंगे। क्या बना देंगे? आ। चौथी स्थिति क्या आ सकती है? प्रथम पद के अंत में आ सकता है तथा द्वितीय पद के शुरुआत में आ सकता है, दोनों को मिलाकर क्या कर देंगे? आ कर देंगे। मतलब ये हुआ कि से जातीय स्वरों को जोड़ना है। ए और ए धन आ, एक ही जाति के क्या है? स्वर्ग। उन दोनों को मिलाएंगे तो उनका दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ। से जातीय स्वरों को जोड़ने पर वो दीर्घ में बदल जाएंगे। संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। इसी प्रकार हम ई की भी 4 स्थितियां या कंडीशन ले सकते हैं। पहली चीज, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगी? बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगी? बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगी? बड़ी ई। और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगी? बड़ी ई। इसका ये तो हो जाएगा प्रथम पद के अंत में, ये हो जाएगा द्वितीय पद के शुरुआत में और ये आपके संधि युक्त शब्द में आ जाएगा। अब देखते हैं अपन ऊ के उदाहरण। किसके देखते हैं? ऊ के। ऊ के भी आपके 4 स्थितियां आ सकती है। कितनी स्थितियां? वही आ वाली और ई वाली। सबसे पहले प्रथम पद के अंत में छोटा ऊ तथा द्वितीय पद के शुरुआत में छोटा ऊ बराबर दोनों मिलकर बड़ा ऊ। दूसरी स्थिति, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तीसरी, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। चौथी हो जाएगी बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। आ से रिलेटेड 4 कंडीशन, ई से रिलेटेड 4 कंडीशन और ऊ से संबंधित भी 4 कंडीशन। अब बचता है री। क्या बचता है? री। इसमें आपको छोटा री या री मान लो, री प्लस री बराबर वापस री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? री। नियम कितने टोटल? दीर्घ स्वर संधि के 4। पहला आ से संबंधित, दूसरा ई से संबंधित और चौथा ऊ से, तीसरा ऊ से संबंधित और चौथा हो जाएगा री से संबंधित। हमेशा ध्यान रखना एक ही जाति के स्वर आएंगे और संधि युक्त शब्द में उनका दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ। अब चलते हैं हम इनके उदाहरणों की ओर। अब जब हम इनके उदाहरण देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें संधि कैसे हुई। शब्द आया नयन धन अभिराम। अब देखो मित्रों, मैंने आपको बताया था कि देखो प्रथम पद के अंत में ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ने आ रहा है। सबसे पहली चीज ने आ रही है, ने आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि आधा ने प्लस ए आ रहा है। क्या आ रहा है? आधा ने प्लस ए। अब इसमें नियम काम करेगा ए वाला या आ वाला। प्रथम पद के अंत में आपके ए आ रहा है। क्या आ रहा है? अ। तथा द्वितीय पद के शुरुआत में क्या आ रहा है? ए। मैंने ये बताया था कि इन सजातीय स्वरों का आपको दीर्घ करना है। क्या करना है? दीर्घ।
अ धन ए बराबर क्या होता है, आ होता है। क्या होता है, आ। अब देखो इसका संधि युक्त शब्द बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया न य, उसके बाद में आधा ने, उसके बाद में यहां पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया, प्लस ए धन विराम। अब संधि क्या करनी है, उसके बाद में आपको इन दोनों के स्थान पर आ करना है। कर दिया मैंने आ, उसके बाद में क्या आ रहा है, विराम आ रहा है। क्या आ रहा है, विराम। अब इनको वापस जोड़ा मैंने, नया ने प्लस आ बराबर होता है आ। क्या होता है, आ। तो ने प्लस आ बराबर ना हो गया आ जुड़ने से, और वापस मैंने जोड़ दिया विराम। क्या जोड़ दिया, विराम। तो शुद्ध शब्द या संधि युक्त शब्द क्या बन गया, नयनाभिराम। क्या बन गया, नयनाभिराम। अब देखो नयन का मतलब होता है आंख। क्या मतलब होता है, आंख। और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। जो आंखों से सुंदर होता है उसे बोलते हैं नयनाभिराम। क्या कहते हैं, नयनाभिराम। जो आंखों से सुंदर हो उसे बोलेंगे नयनाभिराम। याद रह जाएगा मित्रों। अब चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। शब्द आया चरण धन अमृत। वापस वही चीज, प्रथम पद के अंत में ए आ रहा है, दूसरे पद के शुरुआत में ए आ रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आ। क्या आ जाएगा, आ। तो हो जाएगा यहाँ पर चरण धन अमृत, तो चरणामृत। क्या हो जाएगा, चरणामृत। नयन धन अभिराम का हो जाएगा नयनाभिराम। क्या हो जाएगा, नयनाभिराम। नयन का मतलब होता है आंख और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है, सुंदर। एक युग्म शब्द और देख लो। एक शब्द होता है अभिराम। कौन सा शब्द होता है, अभिराम। और एक शब्द होता है अविराम। अभिराम का मतलब मैंने आपको सुंदर बता दिया, और ए विराम का मतलब होता है लगातार बिना रुके हुए, उसे बोलते हैं अविराम। देखो शब्द आया ए, एक का मतलब होता है नहीं। क्या मतलब होता है, नहीं। और विराम का मतलब होता है रुकना। अब जो रुकता नहीं हो उसे लगातार कहते हैं, यानी ए विराम कहते हैं। ए विराम का मतलब लगातार, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। क्या मतलब होता है, सुंदर। शब्द आया गीत धन अंजलि। तो वापस संधि युक्त शब्द क्या बन जाएगा, गीतांजलि। कौन सा शब्द बन जाएगा, गीतांजलि। मैंने आपको नियम बताया था कि जब जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगता है तो अनुस्वार का उच्चारण संबंधित वर्ण के बाद में होगा। गीतांजलि हम बोलने में इस आधा ने का उच्चारण कब कर रहे हैं, ते के बाद कर रहे हैं, तो अनुस्वार कहां पर आएगा, ते पर। मित्रों ये भी ध्यान रखना है कि गीतांजलि अंजलि में हमेशा ई की मात्रा छोटी आती है। कैसी आती है, छोटी। इसी प्रकार गीतांजलि में भी आपको ई की मात्रा छोटी आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द आया द्वारका धन अधीश। प्रथम पद के अंत में आ रहा है आपके आ। क्या आ रहा है, आ। दूसरे पद के शुरुआत में क्या आ रहा है, ए। दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इसी प्रकार द्वारका धन अधीश का हो जाएगा द्वारकाधीश। क्या हो जाएगा, द्वारकाधीश। याद रह जाएगा मित्रों। द्वारका धन अधीश हो जाएगा द्वारकाधीश। इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए। शब्द आया कमला धन अनुज। तो प्रथम पद के अंत में आ रहा है तथा द्वितीय पद के शुरुआत में ए आ रहा है। दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो हो जाएगा कमलानुज। क्या हो जाएगा, कमलानुज। शब्द आया कारा धन आवास। प्रथम पद के अंत में आ रहा है तथा द्वितीय पद के शुरुआत में आ रहा है। आ धन आ बराबर होता है आ। तो कारा धन आवास हो जाएगा कारावास। क्या हो जाएगा, कारावास। आगे देखो शब्द आया अभ्यारण्य। कौन सा शब्द आया, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है अभ्यारण्य। ये आपके शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको कई सारी किताबों में अभ्यारण्य को इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा या दिखाई देगा, जो भी पूरी तरह से क्या है, गलत। हमेशा ध्यान रखना अभ्यारण्य में आधा बे
नहीं आता है, अभ्यारण्य में हमेशा भे पूरा आता है। अब पूरा आता है तो क्यों आता है, इस चीज को देख लीजिए। संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, स्वर संधि, और स्वर संधि का पहला प्रकार कौन सा पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि में। मैंने बताया था कि दीर्घ संधि में आपको आ बड़ा मिलेगा, क्या मिलेगा, आ बड़ा मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आ की मात्रा बड़ी आ रही है, संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। अब इसका हम करेंगे विभाजन यानी टुकड़ा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अभे धन अरण्य, क्या हो जाएगा, अभे धन अरण्य। अभे का मतलब होता है बिना डर के। देखो बे का मतलब क्या होता है, डर। बे का मतलब होता है डर, और ए का मतलब होता है नहीं, क्या मतलब होता है, नहीं। इसी प्रकार पूरे अभे का मतलब नहीं डर यानी साहसी, बिना डर के। और अरण्य किसका पर्यायवाची होता है, सबको पता है, अरण्य होता है जंगल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची, जंगल का पर्यायवाची। अब देखो ए भ अरण्य मतलब ऐसा स्थान जहां पर पशु पक्षी जानवरों को विचरण करने में कोई डर नहीं लगे, उसे कहते हैं अभयारण्य। क्या कहते हैं, अभयारण्य। एक का मतलब नहीं, भे का मतलब डर, और अरण्य किसका पर्यायवाची, जंगल का पर्यायवाची। ऐसा स्थान जहां पर पशु पक्षी जानवरों को विचरण या घूमने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अभयारण्य। क्या कहते हैं, अभयारण्य। तो संधि कौन सी हो जाएगी मित्रों, दीर्घ संधि। शब्द आया हस्तांतरण, कौन सा शब्द आया, हस्तांतरण, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपके हस्त धन अंतरण। क्या हो जाएगा, हस्त धन अंतरण। हस्त किसका पर्यायवाची, हस्त होता है हाथ का, अंतरण मतलब वापस किसी को दे देना, उसे बोलते हैं हस्तांतरण। एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक हाथ से दूसरे हाथ में दे देना, उसे बोलते हैं हस्तांतरण। क्या कहते हैं, हस्तांतरण। शब्द आया आग्नेयास्त्र, कौन सा शब्द आया, आग्नेयास्त्र, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ रही है आ की मात्रा, तो संधि विच्छेद हो जाएगा आग्नेय धन अस्त्र। क्या हो जाएगा, आग्नेय धन अस्त्र। प्रथम पद के अंत में अ तथा द्वितीय पद के शुरुआत में ए आ रहा है, दोनों मिलकर हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा, आ। तो संधि युक्त शब्द में वापस यहाँ पर क्या आ रहा है, आ। तो संधि कौन सी, दीर्घ संधि। और एक शब्द इंपोर्टेंट आता है अस्त्र, कौन सा शब्द आता है, अस्त्र। और एक शब्द कौन सा होता है मित्रों, शस्त्र। कौन सा शब्द होता है, शस्त्र। ये भी आपके युग्म शब्द की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द आता है अस्त्र। अस्त्र का मतलब होता है ऐसे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अस्त्र। क्या कहते हैं, अस्त्र। जैसे आ गया आपके भाला, क्या आ गया, भाला। तो भाला किस में आएगा, अस्त्र में, क्योंकि भाले को हमेशा फेंक कर चलाया जाता है, वो हो जाएगा अस्त्र। और दूसरा होता है शस्त्र। ऐसे हथियार जो हाथ में रखकर चलाए जाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शस्त्र। जैसे आ गई तलवार, तलवार को हमेशा हाथ में रखकर चलाया जाता है, तो वो आ जाएगा शस्त्र की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में, शस्त्र की श्रेणी में। जैसे आ गया लाठी, क्या आ गई, लाठी। लाठी को हाथ में रखकर चलाएंगे तो वो आ जाएगा शस्त्र की श्रेणी में। यदि लाठी को फेंककर चलाएंगे तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा, अस्त्र की श्रेणी में। अब मित्रों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सा अस्त्र होगा और कौन सा शस्त्र होगा। बिल्कुल सी छोटी सी सोटरी के यहाँ पर शब्द लिखा मैंने शस्त्र, और से का आपको मतलब निकालना है शरीर के रूप में। मतलब ऐसा हथियार जो शरीर में रखकर या हाथ में रखकर, से यानी शरीर, शरीर हाथ, हाथ में रखकर चलाए जाते हैं वो शस्त्र। और ए यानी नहीं, जो हाथ में रखकर नहीं चलाए जाते हैं या फेंक कर चलाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अस्त्र। से फॉर शरीर। देखो शब्द आया सावधान, कौन सा शब्द आया, सावधान। अब यह भी इंपॉर्टेंट, यहां पर सावधान, आ की मात्रा बड़ी आ रही है, तो इसका विच्छेद कहां से करेंगे, यहां से। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा स धन
अवधान, क्या हो जाएगा, स धन अवधान। प्रथम पद के अंत में अ तथा द्वितीय पद के शुरुआत में ए, दोनों मिलकर ए प्लस ए बराबर हो जाता है आ। एक ही जाति के दो स्वरों का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो वापस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आ, क्या दिखाई दे रहा है, आ, स धन अवधान बराबर सावधान। यहाँ पर से का मतलब होता है सहित, क्या मतलब होता है, सहित। और अवधान का मतलब होता है ध्यान, क्या मतलब होता है, ध्यान। अवधान, अवधान का मतलब होता है यहाँ पर ध्यान। तो सावधान का मतलब होता है ध्यान सहित। हम बोलते हैं किसी को सावधान हो जा, मतलब आपका ध्यान केंद्रित कर लो, ध्यान सहित, उसे क्या कहते हैं, सावधान। क्या कहते हैं, सावधान।